नमस्कार, मैं हूं राकेश और इस वक्त हमारे साथ अतुल जी हैं और हम अतुल जी से बातचीत करने हैं। अतुल जी के बारे में आपको बता दें कि 25-30 साल का अनुभव है फाइनेंस के क्षेत्र में, खासकर माइक्रो फाइनेंस, एनबीएफसी, उसके महारथी हैं। तो महारथी होने का फ़ायदा लोगों को भी मिलना चाहिए क्योंकि अनुभव आपके काम कैसे आ सकता है। तो यही सोचते हुए हमने अतुल जी से वक्त लिया है बातचीत का। और हमारा सबसे पहला जो सवाल है अतुल जी से, अतुल जी, एनबीएफसी होता क्या है? मतलब अगर सरल शब्दों में जानना चाहें तो एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस है क्या? सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बातें कही मेरे लिए। मैं अपने को महारथी नहीं मानता हूँ क्योंकि फाइनेंस एक ऐसा क्षेत्र है जो कि रोज़ हम उसमें कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि वी आर ऑल्सो इन लर्निंग प्रोसेस। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, जो आपका प्रश्न था कि व्हाट इज़ एनबीएफसी। एनबीएफसी बेसिकली ये एक संस्था, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसका फुल फॉर्म होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। और ये आरबीआई एक्ट 1934 के तहत बना है और इसकी स्थापना 1960 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की थी। और ये बेसिकली इसलिए स्थापना की गई थी कि बहुत जहाँ बैंक नहीं पहुँच सकते हैं वहाँ एनबीएफसी खोल के फाइनेंशियल इंक्लूजन का, ताकि एक बॉटम ऑफ द पिरामिड में जो एकदम नीचे का तबका है उसको भी कैसे हम मदद कर सकें, लोन के फॉर्म में, एसेट के फॉर्म में, स्टॉक के फॉर्म में, हर एक एनबीएफसी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम लोन दे रहे हैं। एनबीएफसी कैन बी यूटिलाइज फॉर स्टॉक ऑल्सो, इट कैन बी यूटिलाइज फॉर शेयर्स ऑल्सो, इट कैन यूटिलाइज फॉर इन्वेस्टमेंट ऑल्सो एंड फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑल्सो। तो इट्स ए कम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। हैविंग सेड दैट, मेजर कंपनीज जो आज ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे अगर आपको मैं एग्जैक्ट नंबर बताऊं तो 9,480 एनबीएफसी लाइसेंस आज के डेट में आरबीआई ने इशू किया हुआ है। बट फंक्शनल जो हैं, जो प्रोमिनेंट प्लेयर हैं, वो 40 से 50 हैं जो पूरे भारतवर्ष में ऑपरेट कर रहे हैं, डिफरेंट फॉर्म में ऑपरेट कर रहे हैं। अच्छा, तो जैसे रजिस्टर्ड ज़्यादा है लेकिन फंक्शनल कम है, तो पीछे हटने की कोई वजह आपको क्या लगती है इसमें? पीछे हटने की दो वजह है। एक तो इसमें जो एक कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है, जब भी अगर मान लीजिए किसी को, जैसे आपको एनबीएफसी की स्थापना कर रहा हो तो आपको 1-2 करोड़ का कैपिटल रिक्वायर होता है जो कि आपको आरबीआई को सिक्योरिटी के तौर पे देना होता है। और मैं जैसा सुन रहा हूँ अभी नया नोटिफिकेशन आने वाला है, इसी अमाउंट को 10 करोड़ करने वाला है आरबीआई। तो ऐसे आदमी जिसके पास 10 करोड़ की व्यवस्था हो, जो कि गारंटी के तौर पे वो आरबीआई को दे सके, और साथ में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, तभी वो एनबीएफसी बना सकता है। उसका क्लीन ट्रैक रिकॉर्ड हो। अब जो अमाउंट सरकार मांग रही है उसकी वजह से बहुत सारे लोग करेक्ट कुछ लोग एनबीएफसी रखते हैं अपने ग्रुप कंपनी को भी लैंडिंग देने के लिए, बट मेरा ऐसा मानना है कि वो चीज़ ठीक नहीं है और आरबीआई भी उस पर काफ़ी स्ट्रिक्ट हो रही है आज के डेट में। जो ये काम कोर बिजनेस नहीं कर रहा है उसका धीरे धीरे वो लाइसेंस भी कैंसिल कर रही है। सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड करते हैं एनबीएफसी का? जो मेन सर्विसेज जो है, वो पहला तो ऑफकोर्स एडवांसेस लोन है। लोन में वो माइक्रो लोन हो गया, देन हाउसिंग लोन हो गया, लैप हो गया, कार लोन हो गया। और उसके अलावा अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट है तो वो उनके साथ किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी के साथ टाई अप करके वो भी वो आपको प्रोवाइड करते हैं। लोन का अमाउंट क्या? लोन का अमाउंट उसमें क्या है, कैटेगरी है। अगर आप नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का कैटेगरी देखेंगे तो 3 तरह की कैटेगरी उसमें, ए, बी, सी। और उसमें भी उनका कुछ कोर फंक्शन होता है। जैसे कुछ एनबीएफसी माइक्रो में काम कर रही हैं, उसको हम बोलते हैं माइक्रो फाइनेंस, एमएफआई एनबीएफसी। कुछ कंपनियां एचएफसी में काम कर रही हैं, वो भी एनबीएफसी है, बट वो सिर्फ हाउसिंग सेक्टर में काम करती हैं, उनको एचएफसी बोलते हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। और कुछ कंपनियां हैं जो सारा कुछ करती हैं, तो जो सारे प्रोडक्ट रेंज को करती हैं, टिपिकली वो एनबीएफसी कहलाती हैं। उसमें कार लोन भी हो गया, एमएसएमई लोन हो गया, छोटे लोन हो गए, स्मॉल टिकट साइज लोन हो गया, अनसिक्योर्ड लोन हो गया, बिजनेस लोन हो गया, इस तरह का जो मशीन के अगेंस्ट लोन हो गया। बट जब आप देखेंगे तो हर एक कंपनियां एक अपना एक्सपर्टीज लेके आती हैं और अपना एक कोर प्रोडक्ट ढूंढती हैं। जैसे आज मेरी कंपनी है बायजू फाइनेंस जो है, तो हमारा फोकस जो है छोटे लोनों में, माइक्रो लोन में है, छोटे लोन हम करते हैं। और दिल्ली एनसीआर और मुंबई में हम थोड़ा रिटेल लोन करते हैं, बड़े टिकट साइज का लोन करते हैं। एक जो परसेप्शन है, एनबीएफसी चिटफंड से किस तरीके से अलग है? क्योंकि चिटफंड का मार्केट है कि वो बहुत ही लोगों से पैसे लेते हैं और पैसे गायब हो जाते हैं। चिटफंड से एनबीएफसी कैसे अलग है? नहीं, ये परसेप्शन, जो पब्लिक परसेप्शन है, बिल्कुल गलत है। चिटफंड को आप एनबीएफसी से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। होता क्या था पहले, कुछ पर्टिकुलर राज्यों में, जैसे
वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा में ये चिट फंड कंपनियां ऑपरेट करती थी, डिपॉजिट लेती थी और डिपॉजिट लेके कुछ लोगों को लोन भी देती थी और धीरे धीरे गायब हो जाती थी। उन्होंने नाम बहुत खराब किया था। बट ये ऐसी संस्थाएं आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड नहीं है, ना ही आरबीआई उनको प्रमोट करती है ऐसा काम करने के लिए। तो ये जो भी कर रहे हैं मैं इसको कम्प्लीटली फ्रॉड मानता हूँ। एनबीएफसी ऐसी संस्था है जैसे एक बैंक है, बिकॉज अगेन इट इज़ रेगुलेटेड बाय आरबीआई। अगर वो एनबीएफसी है तो आरबीआई उसको संचालित करती है, अगर वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है तो नेशनल हाउसिंग बैंक जो कि आरबीआई की ही एक सब्सिडरी है वो संचालित करती है। तो ये हाईली रेगुलेटेड है। आपके पास अवसर है कि अगर आपके साथ कोई दुर्व्यवहार करे या गलत आपको इंटरेस्ट रेट दे तो आप इनका आरबीआई के एम्बेस पर्सन को आप जाके कंप्लेन कर सकते हैं, जैसे एक नॉर्मल बैंक में करते हैं। तो मेरे हिसाब से एनबीएफसी और बैंक में मैं बहुत ज़्यादा अंतर नहीं समझता हूँ। का अंतर एक यही है कि एनबीएफसी में अगर आप जाएँ आज लोन लेने के लिए तो आपका जो प्रोसेस है वो थोड़ा फास्टर होगा। टैट जो होता है, टर्न अराउंड टाइम उसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो जो होता है वो बैंक के कंपैरेटिवली फास्ट होता है। इसमें डॉक्यूमेंटेशन भी जो होता है वो कम रिक्वायर्ड है एज कम्पेयर टू बैंक्स, बिकॉज बैंक्स को बहुत सारे कंप्लायंस मीट करने होते हैं। तो उसके हिसाब से थोड़ा प्रोसेस को इजी बनाने के लिए, ताकि हर एक किसी की ज़रूरत मान लीजिए उसको 2 दिन के अंदर पैसा देना है तो वो रिक्वायरमेंट वहाँ एनबीएफसी फुलफिल करता है। मकसद यही है। कुछ लोग इसका गलत भी इस्तेमाल करते हैं, बट ये परसेप्शन जो मार्केट में कि एनबीएफसी और चिट फंड एक जैसा है, ये बिल्कुल गलत है। एनबीएफसी इज ए हाईली रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशन, रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक चीज़ और है जो परसेप्शन की हम बात कर रहे थे कि एनबीएफसी में इंटरेस्ट रेट हाई होता है। लोग ज़्यादातर सजेस्ट करते हैं कि एनबीएफसी में ना जाकर आप सरकारी बैंक से लोन लो, वो उस पर ज़्यादा रिलाई करते हैं। तो इसकी क्या वजह आपको लगती है? नहीं, ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने और इसमें मैं एक क्लैरिटी देना चाहूँगा। पहले तो हमें समझना होगा कि जो बैंक का कस्टमर है वो एनबीएफसी का कस्टमर नहीं है। तभी इसको बोला गया नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, विच इज नॉट बैंक्ड बाई बैंक। मतलब जो लोग बैंक तक नहीं पहुंच पा रहे हैं उनके लिए एग्जैक्टली। दूसरी चीज क्या है, देखिए राकेश जी, बैंक डिपॉजिट लेता है। डिपॉजिट का रेट जो है आज 6%, आपको 5% ब्याज मिलता है। वो डिपॉजिट को मोबिलाइज करके बैंक आगे लेंड करता है। तो जो बोरोइंग कॉस्ट बैंक का होता है वो कंपेरेटिवली एनबीएफसी से सस्ता होता है। अच्छा। तो जब बैंक का रेट सस्ता होगा, बोरोइंग रेट, तो ऑटोमेटिकली वो थोड़ा सस्ता आपको पैसा देगा। बिल्कुल। एनबीएफसी के केस में वो नहीं है, क्योंकि वो लोग डिपॉजिट 90% केस में वो डिपॉजिट नहीं ले सकते हैं। तो वो मार्केट का बोरो किया होता है या बैंक से ही बोरो किया हुआ पैसा होता है। तो जब एक एनबीएफसी बैंक से बोरो करेगी तो ऑब्वियसली जो उसका रेट होगा वो बैंक के रेट से ज़्यादा होगा। बट मैंने इस प्रश्न का उत्तर आपके पहले प्रश्न में ही दे दिया था कि ये एनबीएफसी इज मीन्ड फॉर पीपल हु आर नॉट गेटिंग प्रॉपर लोन फ्रॉम बैंक्स और हु वांट्स ए फास्टर लोन। तो जब आपको क्विक सर्विस चाहिए तो उसका उसका एक प्रीमियम आपको देना पड़ेगा। अच्छा, तो ये मसला तो ये चीज़, और इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि ये गलती कस्टमर की है या परसेप्शन की है, ये गलती एनबीएफसी के लोगों की है जो उन्होंने वो राइटफुली ये चीज़ कस्टमर को नहीं बताते हैं या मार्केट में इस चीज़ का जिक्र सही ढंग से नहीं करते हैं। मतलब लोगों को गाइड नहीं कर पाते या कन्वे नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। एग्जैक्टली। और इसीलिए मार्केट में परसेप्शन बन रहा है कि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है। एग्जैक्टली। जाहिर तौर पर अगर बैंक से आप पैसे ले रहे हैं तो इंटरेस्ट रेट बैंक के रेट से ज़्यादा होना ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एनबीएफसी का क्या स्टार्टअप इंडिया, एमएसएमई, इसमें भी रोल है? जी बिल्कुल, सपोर्ट करने बिल्कुल है। और इस क्षेत्र में मुझे लगता है, और तो हमारे बहुत अच्छे अभी गवर्नर और जो सरकार भी है काफ़ी कदम इसके ऊपर उठाई है। आप देखेंगे कि आज की डेट में एनबीएफसी भी बहुत डिजिटल एनबीएफसी आ गई हैं काफ़ी, और उनको बैंकों का बहुत सारा सपोर्ट भी मिल रहा है। तो आप नाबार्ड एक संस्था है, सिडबी है, जिसके थ्रू आपको बड़े आसानी से इसके लिए पैसे मिल जाते हैं स्टार्टअप करने के लिए। तो जो यंग एंटरप्रेन्योर, जैसे मैं 20 साल काम किया, 20-25 साल, और व्हेन आई स्टार्टेड माय वर्क सो आई आल्सो टुक अ लोन फ्रॉम नाबार्ड एंड सिडबी एंड इंडोस्टार। तो ऐसी व्यवस्था दी गई है। बट व्यवस्था में क्या है, थोड़ा सा चैलेंज ये है कि आपका अप्रोच होना चाहिए वैसा। अच्छा। वो अगर आपका अप्रोच नहीं है तो थोड़ा वो मुश्किल होता है इनिशियली। अप्रोच को जरा डिफाइन कीजिएगा। ये पब्लिकली मैं इसको बोल नहीं सकता हूँ, बट थोड़ा करप्शन है वहाँ पे। अगर इसको थोड़ा और स्मूथ किया जाए, और मैं चाहूँगा कि सरकार इसके ऊपर पहल करे, फाइनेंस मिनिस्ट्री इसके ऊपर पहल करे, तो अगर चीज़ों को और वन विंडो क्लियरेंस बनाया जाए तो आई एम श्योर बहुत अच्छे लोग हैं इस देश में जो इस काम को करना चाहते हैं, बट बिकॉज ऑफ द रेगुलेशन एंड फ्यू ट्रिकी थिंग्स दे आर नॉट एबल टू डू इट।
तो ये स्टार्टअप इंडिया एमएसएमई को भी सपोर्ट करता है? जी बिल्कुल करता है, और बहुत सारी ऐसी एनबीएफसी आपको आप देखेंगे, जैसे यूनिटस कैपिटल है, विविधि है, ये एमएसएमई के क्षेत्र में ही काम कर रहे हैं। वैसे ही लोगों को ये लोग लोन दे रहे हैं, स्टार्टअप को भी ये लोग लोन दे रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था कि हर एक एनबीएफसी का एक डिफाइंड एरिया होता है, उस एरिया में वो लोग, तो बहुत सारी आपको, जैसे सोलर में बहुत सारी एनबीएफसी काम है, रेव फाइनेंस करके कंपनी है, हम लोगों ने भी अभी शुरुआत की है, ग्रीन एनर्जी के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि ग्रीन एनर्जी फाइनेंसिंग भी हम शुरू करें, ताकि उससे ओवरऑल एक परसेप्शन जो इस देश में जिसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि पॉल्यूशन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो उस दिशा में हम, जैसे अभी हम कुसुम योजना सरकार की एक नई आ रही है, तो उसमें सोलर पंप हो गया, सोलर पैनल हो गया, जो हम हर एक घर पे जो लगाना चाहते हैं उनको हम चाह रहे हैं कि उनको फंडिंग करें। ये जो प्रधानमंत्री सूर्य योजना कुछ है जो जिससे आप एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, जी, उससे रिलेटेड है ये? एब्सोल्युटली उससे रिलेटेड है, और इसमें एनबीएफसी को अगर सपोर्ट भी चाहिए होता है तो देयर आर कंपनीज लाइक आरईसी, देन देयर इज अनदर कंपनी कॉल्ड पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और सिडबी, ये एक और कंपनी इरडा करके, आप अगर आपको आइडिया होगा, तो ये चारों कंपनियां काफ़ी मदद कर रही है। इसमें आप डायरेक्टली भी लोन ले सकते हैं और एनबीएफसी के थ्रू भी लोन ले सकते हैं। अच्छा, ये जो लोन के लिए होता है, तो बैंक में और एनबीएफसी से लोन लेने में जो डॉक्यूमेंटेशन की आपने बात की कम ज़रूरत पड़ती है, ये क्या है, कैसे इसको? देखिए, एनबीएफसी, जैसे मैंने शुरू में कहा, एनबीएफसी में क्या है कि हम सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे लोन नहीं करते हैं। जैसे मैं गया आपके घर पे और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपका एक कैश फ्लो है, कोई महिला दूध बेच रही है, कोई आदमी टैक्सी चला रहा है, तो उसका रेगुलर इनकम वो बैंक में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, पर मुझे पता है कि ये 200 रुपये की आमदनी डेली कर रहा है, तो मेरा स्टाफ या मैं जाऊंगा उसकी 2 दिन रेकी करूंगा, और मुझे ऐसा फील होगा कि हाँ, ये महीने का 5,000 रुपये EMI दे सकता है, तो मैं उसके बेस्ड ऑन हिज KYC एंड हिज कैश इनकम आई कैन गिव हिम अ लोन, व्हिच बैंक कैन नॉट डू इट। मतलब कोई कोलेटरल नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। आपने उनके इस चीज को समझ लिया कि ये इतना पैसा रिटर्न कर सकते हैं EMI के तौर पे, और वही आपका आधार है। हम ये जरूर देखते हैं कि उसका मार्केट में परसेप्शन नेगेटिव नहीं हो, कहीं से वो डिफॉल्ट नहीं किया हो, और उसका घर अपना हो, कोशिश करते हैं, क्योंकि क्या है, घर अपना रहेगा तो स्किप नहीं करेगा, तो वो पैसा दे के जाएगा, तो थोड़ा सा सेफ्टी हम अपना भी लेते हैं, बट हम बहुत सारे पेपर वर्क में डेविएशन देते हैं जो बैंक नहीं दे पाती है। मतलब बैंक से बहुत ही आसान शर्तों पर आपकी तरफ से लोन होता है एनबीएफसी की? जी बिल्कुल। अच्छा, मैं ये सुन रहा था कि सिबिल को लोग चेक करते हैं, सिबिल। तो सिबिल का क्या यहाँ पर भी रोल है या नहीं है? क्योंकि वो जिनकी बात आप कर रहे हैं शायद उनका सिबिल ना हो। नहीं, ये आपको आश्चर्य होगा कि सिबिल का एक बहुत बड़ा रोल है, और सिबिल जो क्रेडिट ब्यूरो है, अब 3-4 कंपनियां उसमें ऑपरेट कर रही हैं, जिसमें क्रिफ है, सिबिल है, फिर 1-2 कंपनियां और हैं, मैं अभी मेरे दिमाग में वो नाम आ नहीं रहा है, बट 4-5 कंपनियां ऑपरेट कर रही हैं जिनके पास डेटाबेस है अलग अलग प्रोडक्ट का। अच्छा। और माइक्रो का अलग डेटा है, एमएसएमई का अलग डेटा है, कार लोन का अलग डेटा है, और कोई भी कस्टमर जो लोन लेने आता है, एज़ पर आरबीआई गाइडलाइन, हमें उसका क्रिफ या सिबिल रिपोर्ट चेक करना होता है, चाहे वो रेगुलर इनकम वाला हो, किसी कॉर्पोरेट का हो, या टैक्सी वाला हो, बट क्रिफ लेकिन अच्छा, मैं यहाँ समझना चाहूँगा, जैसे कोई गृहिणी है, आपने जैसे बोला कि दूध बेचकर या कुछ ऐसा छोटा सा कोई काम कर रही है, और बैंक से बहुत ज्यादा उसका लेन देन नहीं है, तो सिबिल कैसे डिसाइड होगा? सिबिल, अगर मान लीजिए आपने कभी लोन नहीं लिया है जी, और आप पहली बार काम कर रहे हैं, तो उसमें सिबिल -1 नेगेटिव आता है। अच्छा, नेगेटिव? हाँ, तो उस केस में वो कॉल जो है वो ऑफिशियल्स का कॉल है, अगर उसको समझ में आए कि नहीं, ये महिला अच्छी है, गृहिणी अच्छा है, इसको मौका देना चाहिए, तो हम उसमें डेविएशन देके उसको लोन दे सकते हैं। मतलब कहाँ तो 650 सिबिल होता है, या माइनस सिबिल पे लोन मिल जाता है। -1 का मतलब ये, हाँ, -1 का मतलब ये नहीं है कि वो डिफॉल्टर है। -1 का मतलब है कि उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, वो पहली बार वर्जिन कस्टमर है, पहली बार लोन ले रही है। अच्छा, मतलब सिबिल बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करता है आपके, अगर एनबीएफसी के संदर्भ में देखें तो। और दूसरा कि रोल क्या है, कैसे आप समाज को, सोसाइटी को, या महिला जो समूह होता है उसको कैसे सपोर्ट करते हैं, कैसा चेंज हो सकता है अगर एनबीएफसी अच्छे से काम करे? देखिए, मैंने 20 वर्षों तक काम किया है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में, और मेरा ऐसा मानना था कि ऑल्दो ये सारी कंपनी आई, काम उन्होंने किया, बट ये भी वो सेट पैटर्न पे काम कर रहे थे, जैसे बैंक्स कर रहा था, मेजर सिटीज़ में करना, रूरल में नहीं जाना। तो जब हमने अपना एनबीएफसी बनाया, तो हमारा सोल मोटिव था कि हम ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे
जहाँ पे अभी तक कोई फाइनेंस कंपनी नहीं गई है। या तो अपना क्षेत्र हो, जैसे मैं बिहार को बिलोंग करता हूँ, तो बिहार का परसेप्शन बहुत नेगेटिव है लोन के प्रति कि वहाँ लोग लेके और पैसा लेके भाग, रिकवरी बहुत मुश्किल है, वहाँ लोग पैसा लेके भाग जाते हैं। बट मैंने उसको चैलेंज लिया और मैंने अपने होम गृह क्षेत्र में पहला ब्रांच में अपने चंपारण में, जहाँ पे गांधी जी ने अपना सत्याग्रह शुरू किया था, मैं सोचा कि एक रिवोल्यूशन, फाइनेंशियल रिवोल्यूशन किया जाए। एंड वी स्टार्टेड फ्रॉम चंपारण एंड यू विल बी सरप्राइज्ड that I have zero delinquency today from Champaran, and this Champaran is one of the best branch for Baju Finance today. So similarly हमने वेस्टर्न यूपी, जो कि बहुत नोटोरियस माना जाता था, हमने जब वहाँ हमने एनालिसिस किया और क्रिफ का रिपोर्ट हमने देखा, तो हमने पाया कि वहाँ कैश फ्लो बहुत अच्छा है, हर जगह छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ हैं, लोग काम कर रहे हैं, बट दे आर डिप्राइव्ड ऑफ फाइनेंसेस। तो हमने मुरादाबाद से लेके हापुड़ तक कम से कम मैंने 20 ब्रांचेस खोला है, और वहाँ भी हम बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, और हमारा NPA 0.5 से नीचे है वहाँ भी। तो दिस इज अ क्लासिकल केस वेयर वी हैव चेंज द परसेप्शन ऑफ नॉट ओनली द कस्टमर ऑफ द लेंडर ऑल्सो, एंड थ्रू दैट वी हैव इम्पैक्टेड द सोसाइटी ऑल्सो। क्योंकि जो लोग डिप्राइव्ड थे, जो महिला डिप्राइव्ड थी, जो काम करना चाहते थे, उनको हमने मौका दिया कि चलो हम तुमको सपोर्ट करेंगे, और सपोर्ट मिलेगा तो वो करें। और मैं इसमें एक चीज़ और कहना चाहूँगा जो विदेश में है, जो हमारे देश में नहीं है। हमें ये नहीं सोचना है कि हमारा पैसा डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। हमें, जब तक हम इस चीज़ को सरल नहीं बनाएंगे, हर एक कस्टमर के लिए नहीं बनाएंगे, जैसे अगर आप विदेश में गए हैं और आप 6 महीना आपने काम किया, आपका एक ट्रैक रिकॉर्ड बन गया, तो आप तुरंत एलिजिबल हो जाते हैं लोन के लिए, और आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, आपको हाउसिंग लोन मिल जाता है, आपको पर्सनल लोन मिल जाता है। वो चीज़ें भारत में भी आना चाहिए। 90% पब्लिक सेक्टर बैंक, दे आर ड्रिवन बाई परसेप्शन। उनके माइंड में है कि नहीं, लोन तो हम लिमिटेड देंगे ताकि हमारा खराब नहीं है। तो आपको बाहर निकल, वो रिस्क लेने को तैयार नहीं है, और आपको आश्चर्य होगा कि बैंकों से पैसा लेके NBFC की बैलेंस शीट बैंक से बड़ी हो गई है आज के दिन। बताइए। तो मेरा तो ये कहना है कि भारत में बहुत अपॉर्चुनिटी है, और खासकर जो स्टेट मैं बता रहा हूँ, बिहार, उत्तर प्रदेश, टू लार्जेस्ट स्टेट ऑफ द कंट्री, द लॉट ऑफ रिफॉर्म्स हैज हैपेंड in last 2 years. The new government has come, perception of the people have changed for government as well as overall. लोगों का अवेयरनेस फाइनेंशियल इंक्लूजन के प्रति काफ़ी बढ़ गया है। कस्टमर को भी आज ये पता है कि अगर हम लोन ले रहे हैं, अगर नहीं चुका रहे हैं, डिफॉल्ट करेंगे तो मेरा नाम सिबिल में आ जाएगा, तो हमें कल दोबारा लोन नहीं लेगा। तो रिपीट कस्टमर जो होता है, वो हम ऐसा कॉशियस रहता है कि हमें पहले अपना रिपेमेंट करना है। तो ये सारी चीज़ें आई एम श्योर इन कमिंग डेज, एंड आई विल रिक्वेस्ट RBI गवर्नर साहब को कि वो सिर्फ स्टेटमेंट ना दें, बल्कि कुछ जाके देखें कि बैंक एक्चुअली कर क्या रहा है, और जो ग्राउंड रियलिटी, और जो यंग NBFC जो काम कर रही है, उनको थोड़ा सहायता करें। अब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ही पूरा राज करे। एक छोटी सी कंपनी, जैसे हमारी भी कंपनी है, हम भी एंटरप्रेनर हैं, तो हमें भी वो मौका दिया जाए, इक्वल फुटेज पे मौका दिया जाए, ताकि हम भी काम कर सकें। बिल्कुल। अच्छा, ये जो आपने बोला कि रिकवरी वाला मामला, तो आप सैकड़ों ग्राहक से मिलते होंगे, कस्टमर से, जो आपके कस्टमर हैं या नहीं भी हैं, बातचीत होती। रिकवरी नहीं जहाँ से मिलती है, यानी EMI नहीं देने वाले, पैसे वापस नहीं करने वाले डिफॉल्टर, किस माइंडसेट के होते हैं, वो क्यों ऐसा करते हैं? देखिए राकेश जी, प्योरली 2 रीज़न से हो सकता है। या तो आपका बिजनेस में आप बैंकरप्ट हो गए, नहीं चला पाए, तो वो तो आप समझिए कि फिर वो प्रोविजनिंग में चला गया, उसको आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जिसके पास कुछ नहीं है, उससे क्या ले सकते हैं आप? बट कुछ लोग का इंटेंट ही खराब होता है। मैं वही जानना चाह रहा हूं। तो जिसका इंटेंट खराब होता है, उसके लिए देयर आर लॉट ऑफ प्रोविजन विच वी हैव मैकेनिज्म। वैसे मेरा मानना है कि जितना सॉफ्टली आप रिकवरी कर सकते हैं, जैसे अभी आपके आने से पहले मैं एक अपने ग्राहक से ही मिल के आया था, वो मेरा सबसे बड़ा डिफॉल्टर था, मेरा सबसे अच्छा दोस्त बन गया। वो 4 साल से मैं उसको ग्रूम कर करके अपना धीरे धीरे पैसा अपना मैंने निकाल लिया। तो मेरा ऐसा मानना है कि सॉफ्ट रिकवरी इज़ द बेस्ट रिकवरी। हैविंग सेड दैट, जिसका इंटेंट बैड हो, तो उसके लिए कलेक्शन एजेंसी है, कलेक्शन ऑफिसर है, वो अपनी कार्रवाई करते हैं। अगर ये दोनों काम नहीं आता है, तो 138, चूँकि हम उनसे चेक लेते हैं, तो 138 का एक इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें कोर्ट में जाके आप उन पर कार्रवाई करके उनसे रिकवरी करा सकते हैं। मतलब कानूनन आपके पास वो सारे टूल्स हैं जी, बिल्कुल, कि आप अपने पैसों को रिकवर करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल है, और राइटफुली अगर आप करेंगे तो आपका पैसा वापस भी आता है। जोर जबरदस्ती नहीं करना है, मेरा ऐसा मानना है। देखिए, जो देना चाहेगा वो देगा, और जो इसका इंटेंट खराब है, उसको आप
लीगली उसे डील कीजिए, फिजिकली किसी के साथ मत होइए, किसी से गाली गलौज मत कीजिए। मेरा ऐसा मानना है कि वो सही तरीका नहीं है कलेक्शन नहीं, वो जो खबरें आती हैं, हाँ वो गलत है, वो गलत है। कुछ बड़े बैंक ऐसा करते हाँ हैं। कुछ कंपनियां करती हैं, कुछ प्राइवेट बैंक्स करते हैं, बट मैं उसके खिलाफ हूँ। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये सही तरीका नहीं है कलेक्शन करने का। मतलब ये उसकी जरूरत भी नहीं है। उसकी जरूरत भी नहीं, जब आपके पास लीगल इंस्ट्रूमेंट है तो आप क्यों ऐसा, आप क्यों अपने आप को स्ट्रेस दे रहे हैं और उसको भी स्ट्रेस दे रहे हैं। तो जो बैंक्स ऐसा करती हैं, हाँ। लीगली उनके पास राइट्स होने के बावजूद, हाँ तो वो या तो लीगल वाले रास्ते को स्किप करना चाहते हैं। बिल्कुल, वो गलत है और उनके अगेंस्ट कार्रवाई भी होती है। बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है कि लोग को अरेस्ट किया गया है, जो अगर आप फिजिकली किसी को इंसल्ट नहीं कर सकते। मतलब ये आरबीआई ने और भी सख्ती और आरबीआई ने, सरकार भी ऐसा बोलती है, आरबीआई के अलावा सरकार का भी यही कहना है कि इट हैज़ टू बी डन इन अ लीगल वे। अच्छा, तो ये ओवरऑल में अगर एमएसएमई स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए एनबीएफसी आगे आती है, तो क्या इसका कुछ लिमिट भी होता है कि कितने तक का आप सपोर्ट कर सकते हैं फंड के हिसाब से? कस्टमर की बात कर रहे हैं आप? नहीं, मैं स्टार्टअप और एमएसएमई की बात कर रहा था कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है। नहीं, देखो देयर इज नो लिमिट, ओके। इट प्योरली डिपेंड्स ऑन द पोर्टफोलियो। जैसे अगर मेरा पोर्टफोलियो छोटा है तो मैं छोटा लोन करूँगा, अगर मेरा पोर्टफोलियो बड़ा है, जैसे आज कंपनियां ऑपरेट कर रही हैं, जैसे सुंदरम हो गया, श्रीराम फाइनेंस हो गया, इस तरह की जिनका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है, तो वो बड़े टिकट साइज में जाते हैं। और अगेन ये सेगमेंटाइज है, हर एक कंपनी का अपना अलग अलग प्रोडक्ट है। कोई ज़रूरी नहीं कि है मैं एनबीएफसी हूँ तो मैं खाली एमएसएमई में काम कर रहा हूँ। बहुत सारी कंपनियां सिर्फ माइक्रो लोन करती हैं, तो उस केस में 30 से 50 हज़ार का ही लोन देगी। तो लिमिट, देर इज नो अपर लिमिट ऑल्सो एंड देर इज नो, इट डिपेंड्स लाइक ऑन विच सेक्टर एंड इन विच फॉर्म यू आर ऑपरेटिंग। हैविंग सेड दैट, जितना बड़ा पोर्टफोलियो उतना बड़ा टिकट साइज होगा। बिल्कुल। और एक सवाल ये कि लोन लेते समय, जैसे एनबीएफसी से लेते हैं, माइक्रो फाइनेंस से, छोटे गांव के लोग या कोई, क्या ध्यान रखना चाहिए उनको लोन लेते समय, क्या सोचना चाहिए? लोन लेते समय सबसे पहले तो आप ध्यान रखें कि आप प्रीपे कर सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल। क्योंकि क्या होता है 90% केस में वो कैलकुलेशन, डेस्परेशन में लोग पैसा ले लेते हैं कि अभी ले लेते हैं, जरूरत है, बाद में देखेंगे कि कैसे चुकाना है। तो वहाँ वो मिस्टेक कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, एक बार जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर लिए किसी के साथ, वो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, लीगल एग्रीमेंट है, तो आपको फॉलो करना चाहिए। 90% जो डिस्प्यूट होता है इसी वजह से होता है। तो आपने देखना है कि आपका कैश फ्लो उस रीपेमेंट को सपोर्ट, उस ईएमआई को सपोर्ट करेगा कि नहीं। और आज के लिए नहीं, अगले 3 साल का अगर लेना है तो 3 साल का आपको प्रोजेक्शन लेके चलना है। पहली चीज, लोन लेने से पहले चुकाने की प्रक्रिया को आप ध्यान में रखें कि चुकाना कैसे है। जी बिल्कुल। दूसरा पॉइंट आप बोल रहे थे। दूसरा पॉइंट क्या है, ऑफ कोर्स आप देखिए कि इंटरेस्ट रेट कैसा है, आपके अनुसार सूट कर रहा है कि नहीं वो इंटरेस्ट रेट, हायर साइड पे तो नहीं है, उसका प्रोसेसिंग फ़ी कितना वो दे रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें। कुछ लोग, कुछ कंपनियां इंश्योरेंस के फॉर्म में बहुत ज़्यादा पैसा, गलत प्रोडक्ट भी दे देती हैं। तो इंश्योरेंस का, अगर मान लीजिए आप लोन ले रहे हैं, तो इंश्योरेंस का एक प्रोडक्ट होता है लोन शील्ड। तो आपको इंश्योर करना है कि वो लोन शील्ड का ही पैसा हमका प्रीमियम हमसे लिया जाए। नहीं तो क्या करती हैं कुछ कंपनियां, एक ही कस्टमर को लाइफ इंश्योरेंस भी दे देती हैं, हेल्थ भी दे देती हैं, लोन शील्ड भी, जिसका उसको रिक्वायरमेंट नहीं है। उसका रिक्वायरमेंट लोन शील्ड तक ही सीमित है, और लोन शील्ड का जो प्रीमियम होता है बहुत छोटा होता है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखना है। अगर ये चीज़ों का ध्यान रखते हैं, कंपनी को भी देखना है, उसको कंपनी का परसेप्शन कैसा है मार्केट में, कि कंपनी नेगेटिव, कंपनी, बहुत सारी कंपनियों का नेगेटिव परसेप्शन है। हिडन चार्जेस जो होते हैं, फोरक्लोजर चार्जेस होते हैं, वो देखना है कि अगर हम बीच में लोन बंद करना चाहें तो व्हाट आर द चार्जेस, उस चीज़ को भी देखना है। पैनल इंटरेस्ट देखना है आपको, कि मान लीजिए हमारा कभी खुदा ना खास्ता चेक बाउंस कर गया तो उसके चार्जेस क्या है। तो ये सब पहले उसका एग्रीमेंट जो होता है उसमें सब मेंशन होता है, उसको देख के पढ़ के आप फिर मतलब लोन लेने से पहले ये 3-4 जो पॉइंट्स हैं उसको स्टडी कर लें, पहले देखना जी होगा, जी, तब जाके आप लोन आप अच्छे से ले भी पाएंगे और वापस भी कर पाएंगे। अच्छा, ये बैंक की तरह इसमें भी जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट वाला मामला है, वो इट एग्जैक्टली वर्क्स लाइक बैंक। आप समझिए कि आप बैंक ही हैं, सिर्फ आप डिपॉजिट नहीं ले सकते इन केस ऑफ एनबीएफसी, जो जिनको डिपॉजिट लेने का अधिकार नहीं है। सरकार ने शुरू में कुछ एनबीएफसी को अधिकार दिया हुआ था, अभी भी कुछ कंपनियां हैं जिनको अधिकार मिला हुआ है, दे कैन टेक डिपॉजिट, बट देयर फंक्शन इज एग्जैक्टली लाइक बैंक। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन, अगर आप फंक्शन देखें तो। बट एज आई सेड कि फ्लेक्सिबिलिटी जो एनबीएफसी में वो बैंक में आपको नहीं मिलेगा, बट फंक्शन के हिसाब से ये बैंक की तरह ही फंक्शन करती है, सिर्फ हम डिपॉजिट लेने का अधिकार नहीं होता है एनबीएफसी। अच्छा, एक बैंकर के तौर पे आप चला रहे हैं, क्या लगता है कि और इसका दायरा बढ़ना चाहिए और लोगों तक पहुंचना चाहिए? नहीं, दायरा बहुत बड़ा है राकेश जी। अगर आप 20 वर्षों में देखेंगे तो बहुत सारी एनबीएफसी स्टेट सेंट्रिक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रिक,
नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी एनबीएफसी आ गई है। फुलरटन इंडिया, इट इज़ अ सिंगापुर बेस्ड कंपनी, जो कि जिसको अभी मित्सुओ ने खरीदा है, वो सिंगापुर की कंपनी इंडिया में ऑपरेट कर रही है। 100% एफडीआई अलाउड है। तो ऐसा नहीं है, इसका मार्केट काफ़ी बड़ा है। इंडिया में आप देखिए गोल्ड के क्षेत्र में देखें, मुथूट फाइनेंस कितना बड़ा काम कर रही है। वो मुझे लगता है कि 4-5 जो लार्ज बैंक हैं वो सबको कंबाइंड कर दिया जाए तो उतना चेस्ट आपको मिलेगा मुथूट फाइनेंस का। अच्छा। जी। तो साउथ में आप देखेंगे तो गोल्ड डोमिनेटेड बहुत सारी कंपनियां ऑपरेट कर रही है। कमर्शियल व्हीकल वाली कंपनियां बहुत सारी ऑपरेट कर रही है। श्रीराम हो गया, सुंदरम हो गया, चोलामंडलम हो गया। तो ऐसा नहीं है। इसका क्षेत्र माइक्रो फाइनेंस में आपको आश्चर्य होगा कि मैं जहां काम कर रहा हूँ वहाँ 28 कंपनियां ऑपरेट कर रही हैं। 28 कंपनीज आर ऑपरेटिंग एंड ऑल आर मेकिंग बिजनेस, गुड बिजनेस। सो ऐसा नहीं, पेनिट्रेशन हुआ है और पेनिट्रेशन की ज़रूरत है। बट जैसे मैंने शुरू में कहा कि थोड़ा सरकार की तरफ से छोटी कंपनियों को इसमें अगर वो थोड़ा और अच्छे से सहायता करे, तो मेरा ऐसा मानना है कि डिस्ट्रिक्ट और पॉकेट वाइज अगर हम बनाते हैं इन कंपनियों को, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो गवर्नमेंट का, सरकार का प्लानिंग और खासकर नरेंद्र मोदी साहब का प्लानिंग जो है, उनकी प्लानिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। जो कुछ रिफॉर्म्स उन्होंने बैंकों में और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में लास्ट 10 वर्षों में वो लेके आए हैं, वो वाकई सराहनीय है। नथिंग दैट आई एम अ पार्ट ऑफ बीजेपी और एनी पर्टिकुलर पार्टी, बट उन्होंने बहुत ही अच्छा, बट एज ए बिजनेसमैन, एज ए प्रोफेशनल और एज ए स्टूडेंट ऑफ फाइनेंस, I want to congratulate him the way he has done it for last 10 years, and I'm sure he will do it further because एक चीज बस जो आप बोल रहे हैं कि बैंक से थोड़ा और सपोर्ट मिलना चाहिए, तो ये सपोर्ट किस देखिए क्या होता है कि अभी आरबीआई भी अगर 500 करोड़ से नीचे हैं आप एयूएम में, अगर आपका पोर्टफोलियो जो है एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का पोर्टफोलियो 500 करोड़ से नीचे है, तो आप सीरियस प्लेयर नहीं है। ओके, you are not regarded as a serious player from RBI point of view, which I feel is very absurd. तो उससे क्या होता है, रेटिंग एजेंसी भी आपको बहुत सीरियसली नहीं लेती है। रेटिंग एजेंसी जब आपको सीरियसली नहीं लेगी तो बैंक भी आपको लिमिट देने में सीरियसली नहीं लेता। सारा चेन है। तो ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज 3 थिंग्स ट्रांसलेटेड टू, आपके पास कोई चारा नहीं रहता है तो आप 16, 17, 18% पे बोरो करते हैं। तो जब आप 16, 17% पे बोरो कीजिएगा तो 40% पे ही बेचेंगे आप। तो बोरोइंग कॉस्ट को नीचे लाने के लिए, खासकर छोटी कंपनियों के लिए, अगर ये सुधार अगर हम करें, हालांकि सिडबी ने इस दिशा में पहल लिया है, सरकार ने भी लिया है, को लेंडिंग मॉडल एक लेके आया है, बट को लेंडिंग का भी अभी जो सक्सेस रेट है वो बहुत नीचे है। तो मेरा ऐसा मानना है कि उसको कैटेगराइज कर दिया जाए और हर को मौका दिया जाए, उनका वार्तालाप किया जाए, उनसे इंटरव्यू कराया जाए। और अगर देखिए जैसे आज कोई इंडस्ट्री लगाने जाता है तो 1 करोड़ की इंडस्ट्री को भी आप लोन देते हैं, 100 करोड़ वाले को भी देते हैं। तो based on their perception and interview and their projection, this is also an industry, this is a financial industry, so you should give loan to a startup also. चलिए, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो आप मदद की बात सरकार से कह रहे हैं ये सरकार तक पहुंचेगी और मदद एनबीएफसी को सरकार की तरफ से मिलेगी। बहुत मुझे लगता है कि आज हमने काफ़ी बातचीत कर ली है। अब कुछ बातचीत फिर अगले एपिसोड में हम आपसे करेंगे। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद राकेश जी, थैंक यू सो मच आपको आने का और हमें मौका देने का कि हम हमारे सहारे हम कुछ देश के लिए और राष्ट्र के लिए इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन कुछ कर सकें। इससे अच्छा क्या हो सकता है। अनुभव अगर लोगों तक पहुंचेगा, उसको फायदा पहुंचेगा आपकी बातों से, तो मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा योगदान। जी, धन्यवाद।